जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ फिर आज हम उपस्थित हुए। आज के क्लास में हम जो लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का भी एक बढ़िया समय है। कल मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अध्ययन किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने अध्ययन किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने ये चीज़ पढ़ रखी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। जो जो जी चीज़ें हुई उसमें मैंने पढ़ा था कि कितने डिग्री पर फेंके तो कितनी दूर तक भाला फेंके, तो कैसे फेंकते हैं, तो भाला कितनी दूरी पर जाता है, क्यों इतनी दूरी जाता है, कैसे जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे। आज मेरा जहाँ तक गति खत्म हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम तक आज हम आ जाएंगे। उसके बाद कल न्यूटन के तीनों नियम पढ़ाने के बाद दूरी तथा विस्थापन, उसके बाद चाल तथा वेग, सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सारी चीजों पर हम धीरे धीरे आ जाएंगे। अर्थात धीरे धीरे मेरी क्लास इसलिए बढ़ेगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे क्लासेस इसलिए बढ़ती। बाबू देखिए, हर क्लास का एक समय होती है। अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि अभी क्लास कम से कम 5 से 6 दिन यही चैप्टर चलेगा। मैंने बताया था कि केमिस्ट्री फिजिक्स को पढ़ना आसान बात नहीं है, किसी भी चीज में समय देना। इसके बाद जो क्लास चलेगी, उसके बाद इस बुक से तुम्हारी क्लास चलेगी, इस बुक से तुम्हारी पूरी क्लास चलेगी, मतलब टोटली इसके 2 पार्ट्स रहेंगे बुक। इससे पढ़ाएंगे तो ये तो तुम्हारी 12th की है। सोचो, फिर इतनी बुकों से 2 क्लास चलेगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होगी। अगर उसका पूरा नॉलेज ले ले तो इसका पूरा नॉलेज ले लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इससे मेरा नॉलेज का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे हम किसी भी कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि वो जो बुक है उसमें न्यूमेरिकल बेस पे, इस बुक पे केवल तुम्हारा न्यूमेरिकल तुम जान के करवा देते हैं। फिलहाल इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तुम्हारा एसएससी जीडी लेवल का नहीं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें तो केवल लिखित भाषा है कि हम तुमको परिभाषा सारी चीज आ जाएंगी, उस बुक से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसमें फार्मूला तक दिया है, उसके बाद तुम आगे न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो इसमें पूरा केवल ये सापेक्षिक है। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे मोशन एंड फोर्स, चैप्टर का नाम है। देखो, इस चैप्टर का नाम मोशन एंड फोर्स। क्या नाम है? मोशन एंड फोर्स। तो मोशन में मैंने कहा कितनी चीजें पढ़ी थी, जो जो चीजें पढ़ ली थी उसको हम पढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं आज पढ़ूंगा, आज जो मेरा है पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पथ, इसमें मैंने पढ़ लिया था ना। पुनरावृत्ति ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, मैंने 3 बताया था। आज मैं जिसका पढ़ूंगा तीसरा इसका होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। इसको मैं पढ़ूंगा, अगर मैं इसका हिंदी में बोलूं, पुनरावृत्ति की आधार पर मैंने 3 टाइप बताए थे। एक विमाओं के आधार पर बताया था, एक विमाओं के आधार पर बताया था, दूसरा बताया था कि पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पथ। पहला बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, विमाओं के आधार पर 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय बताया था। उसके बाद बताया था कि पथ के आधार पर कैसे, सरल रेखीय, घूर्णन गति, सापेक्षिक गति, मतलब वो सापेक्षिक गति। उसके बाद मैंने बताया था प्रक्षेप गति, उसी में आता है ना, दोलन गति। ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं जिसके बारे में अध्ययन करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति के आधार पर, अर्थात एक ही आवृत्ति पर बार बार चलना। सपोज दैट पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, इसकी बात समझना। इसके बारे में देखो, किसी भी पॉइंट को पढ़ने से पहले उस पॉइंट को अगर हम समझ गए, उस पॉइंट को अगर हम आसानी से समझ गए तो हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम उस पॉइंट को आराम से समझ गए तो बाबू पॉइंट को समझते ही उसकी जितनी हेडिंग है, क्योंकि पॉइंट जड़ है और जड़ को समझते ही पूरी तक हमको नॉर्मली नॉलेज हो जाता है कि इसमें आने क्या वाला है। तो कहने का मतलब अगर हम पुनरावृत्ति की बात करें तो पुनराप्लस में आवृत्ति, पुनर्प्लस में आवृत्ति यानी पुनः आवृत्ति जो उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि ये कोई घड़ी, ये कोई घड़ी है, समझना मेरी बातों को। ये क्या है? घड़ी, वॉच। अर्थात
घड़ी। आप देखो ना बाबू, ये क्या है, ये क्या है, ये घड़ी है। देखो मेरी बातों को, एक घड़ी है। अब जब ये घड़ी है तो मैं इसमें बोलूं 12, 1 2 3 4 5 6 1 11, अर्थात 11 पर। तो इसमें जो सुई होती है, मान लीजिए छोटी सुई है, घंटा वाली है, आर वाली सुई है, आर वाली सुई है। अगर ये एक 60 मिनट में यहां तक पहुंची, मान लीजिए धीरे इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, धीरे धीरे यहाँ आई, एक निश्चित समय में फिर घूमेगी, अर्थात अपनी ही आवृत्ति पर, नहीं समझना, अपनी ही पथ पर बार बार गति करना, अर्थात अपनी ही पथ पर बार बार गति करना, अपनी ही पथ पर बार बार गति करना, उसी को पुनरावृत्ति के नाम से जानते हैं। और बताओ इस प्रकार की गति कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। Oh my God. अब देखो इसमें पहली जो गति आती है वो पीरियोडिक मोशन आता है। कौन सा? पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन अर्थात कौन सी गति है? आवर्ती गति। डेफिनेशन नहीं लिखी, सीधा समझता समझो। एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ में दोबारा गति करना, अर्थात अपने पथ में पुनरावृत्ति करना। फिर वही एग्जाम्पल, फिर से वही एग्जाम्पल, समझना मेरी बात है। सुई है 12 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, या 1 है मान लीजिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। समझो मेरी बातों को। मैंने एक ही चीज बताया कि जैसे मान लीजिए सुई है, क्या है? ये सुई है। तो ये 1 घंटे यानी 60 मिनट में बाद, 60 मिनट पर फिर ये यहाँ पहुंची, मान लीजिए अभी 12 बजा, फिर 1 बज जाएगा 60 मिनट पर। कैसे 1 बचा? ये 12 बजे भी करेक्ट, 12 बजे बाद 60 मिनट बाद फिर ये सुई यहाँ पहुंच गई, अर्थात एक अपना पूरा 60 मिनट में एक चक्कर लगा चुकेगी। नहीं समझ में आया? यहां से इस पर आएगी, इस पर आएगी, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, फिर इस पर आ जाएगी, अर्थात एक समय में, एक निश्चित समय अंतराल में वो चक्कर लगाती रहती। जैसे सेकंड की सुई 60 सेकंड कर लेती तो 1 मिनट होता है, तो क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल में ऐसे ऐसे करती, यहां तक आती, फिर एक निश्चित समय अंतराल में वो 60 सेकंड में दोबारा उसी पथ पे चलेगी। जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे चक्कर घूम रहा है और ये 60 सेकंड में इसके दोबारा आएगा, अर्थात इतना आया, 60 सेकंड इतने में लगा, अब फिर 60 सेकंड बाद दोबारा आ जाएगा। तो एक निश्चित समय अंतराल में एक ही गतिमान पे, कोई गतिमान पिंड, एक गतिमान होगा ना, एट रेस्ट फॉर्म नहीं होता, मोशन फॉर्म में होगा। कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर जब दोबारा गति करती है, समय अंतराल में निश्चित समय के अंतर में एक निश्चित समयांतराल, मतलब एक निश्चित समय में अपने पथ पर दोबारा जो गति करता है, उसी को आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। अपने ही पथ पर निश्चित समय में दोबारा गति करना, उसको हम आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा, इसी को घूर्णन गति भी नाम जाते हैं। घूर्णन गति जैसे मैंने कहा, सूर्य अपने परिक्रमा, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 365 दिन में एक बार, 365 दिन में लगाता, 365 दिन के बाद दोबारा फिर 365 दिन में लगा, अर्थात एक उसका समय है निश्चित, उतने में ही दोबारा लगाएगा। तो इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, दूसरा हुआ घड़ी की सुई की गति,
घड़ी की सुई की गति। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? पीरियडिक मोशन के नाम जानते हैं, पीरियडिक मोशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? देखो अब सेकंड जो हुआ तुम्हारा सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति, सिंपल आवर्ती नहीं आवर्त होगा, सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मैंने कहा? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? देखो उसमें क्या था? एक पूरा चक्कर, उसमें क्या था? एक पूरा चक्कर। लेकिन इसमें क्या है? इसमें पूरा नहीं होगा, अपने ही पिंड के निश्चित समय में आगे पीछे गति करता, झूले की गति समझ सकता है। वो भी एक निश्चित सरल रेखा में, सीधी रेखा में ऐसे ऐसे गति करती बढ़िया। अर्थात इसको भी हम नहीं मानते हो तो ऐसे मानो। उस फिलहाल घड़ी मुझे बनानी आती नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बना ही ले रहे हैं। इसके यहाँ एक मान लीजिए पेंडुलम लगा, क्या लगा है? एक ऐसे पेंडुलम लगा, क्या लगा बाबू? पेंडुलम। यहाँ 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ क्या लगा बाबू? पेंडुलम लगा। यहाँ क्या लगा है? पेंडुलम। तो एक निश्चित समय में अपने आगे पीछे, इधर और इधर दोनों में थोड़ी दूर तक क्या करती है? गति करती है। अर्थात एक सीधी रेखा में ऐसे ऐसे डोल जाती है। घड़ी बसता नहीं है तो टुन्न दे से हिल जाती है। क्या करता? घड़ी बसती है तो ऐसे टुन्न दे विधि जाती है। जो ईवी टीवी हिलती है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सरल आवर्त गति के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सरल आवर्ती। अर्थात कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित समय में अपने ही स्थिति से, कोई गतिमान वस्तु, गतिमान नहीं सॉरी, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में अपने स्थिति से, इस स्थिति में ना आगे पीछे गति करता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में आगे पीछे गति करता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सरल आवर्ती गति, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, सुई की पेंडुलम की गति। किसकी गति? सुई की, घड़ी के लोलक अर्थात पेंडुलम। कुछ खजवा रहा हूं। सुई के लोलक की गति, लोलक मतलब होता पेंडुलम, पेंडुलम। इसकी जो गति होगी वो तुम्हारी सरल आवर्त गति होगी, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके बाद आया आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? थर्ड, आवर्त काल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीरियड। पीरियड भाई, आवर्तकाल। बाबू देखना, मान लीजिए ये गाड़ी यहां से यहां तक, समझना मेरी बातों को, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। ए से बी तक 5 मिनट पहुंच रही है, फिर दोहराने में, फिर मान लीजिए फिर इसको वहीं से यहां तक आना था दोबारा, और फिर दोबारा जाने में, मतलब उसको दोहराने मतलब दोबारा जाने में मान लीजिए 6 मिनट समय लगा। तो यही जो 6 मिनट दोबारा जाने में लगा ना, इसी को हम आवर्तकाल पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीरियड के नाम से जानते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु जितनी समय में अपनी दोलन गति करता, दोलन का मतलब दोबारा, जितनी समय अपनी गति को पुनरावृत्ति करता है, पुनरावृत्ति करने में जब कोई गतिमान वस्तु अपनी पुनरावृत्ति करता है तो उसके पुनरावृत्ति करने में लगा समय को हम आवर्तकाल कहते हैं।
गतिमान वस्तु के पुनरावृत्ति करने में जो समय लगा उसको हम आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं हम? आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम जानते हैं? आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। अब देखो बाबू, इसको क्या हुआ, इसको देखो, एक चीज देखो, इसका मतलब क्या हुआ? पुनरावृत्ति में लगा समय, पुनरावृत्ति में लगा समय, अर्थात पुनरावृत्ति कौन करेगा? तुम्हारी अवश्य करेगी। कौन करेगा? वस्तु ही तो पुनरावृत्ति करेगी, तो इसमें जितना समय लगेगा आवर्तकाल लगेगा। उसके बाद आया आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, उसके बाद आएगा आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ बाबू? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? मैंने कहा एक सेकंड में जितनी दोलन हुई उसी को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। क्या समझे? देखो, एक सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए जाने वाली दोलनों की संख्या, मतलब एक सेकंड में मान लीजिए ये वस्तु यहां से यहां तक, समझना मेरी बात को, एक सेकंड में पहुंच गई, और एक ही सेकंड में ये मान लीजिए एक यहां से यहां तक, मान लीजिए ये 5 मीटर की दूरी है, समझना मेरी बात। 5 मीटर की दूरी को कोई व्यक्ति ए है मान लीजिए, वो बी तक जाना, बी व्यक्ति तक जाना है, तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति तक 2 चक्कर मारा 5 से 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इसी को हम दोलन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? दोलन मतलब दोहराना, इसका मतलब दोहराना। तो एक सेकंड में जितनी बार कोई गतिमान वस्तु दोहरा सकता है उसी एक सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। यानी एक सेकंड में दोलन की गई गति को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। यानी एक सेकंड में जब कोई एक सेकंड में कोई वस्तु जितनी बार दोलन करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब एक बार एक सेकंड, एक ही समझो, एक सेकंड में कोई वस्तु जितनी बार दोलन करता है, एक सेकंड में जितनी बार दोलन करे, जितनी बार क्या करे? दोलन करे। दोलन मतलब दोहराना, दोलन मतलब दोहराना। अब हमको लगता है इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या आएगा? इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। बताओ समझ में आए नहीं समझ में? देखो अब कला क्या नाम से, फेज क्या है? कला, फेज। देखो सरल रेखीय गति में, सरल आवर्त गति जो होता है, सरल आवर्त गति के दौरान जो समय में कण होते हैं, जो उसके समय कण होते हैं, जो कण सरल आवर्त में दौरान करते हैं, उसकी जो दिशा और परिमाण होती है उसी को हम कला के नाम से जानते हैं। किस दिशा और किस परिमाण में वो दौड़ रहा वो सरल आवर्त गति में। जैसे यहां से कोई पार्टिकल है, ये से यहां आना उसको ए तक, तो इसका परिमाण भी, इसका परिमाण क्या? मान लीजिए इधर आ रहा, एफ यही मॉड हुआ, यही वेक्टर हुआ, अर्थात यही इसका एक दिशा क्या हुआ? ये डायरेक्शन हो गया। परिमाण कहाँ? यहाँ है, इसी पे आना इसको। तो क्या हुआ? मतलब यहां से यहां तक आना है, तो इसी परिमाण हम किस नाम से जानते हैं? कला के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम? कला के नाम से जानते हैं। सोचता था इसको ना पढ़ो, लेकिन समझ में, ये जो परिमाण और दिशा हुआ इसका क्या कहलाएगा? कला कहलाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? यहाँ पे मान लीजिए तू अपने गर्लफ्रेंड से मिला जा रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो एक पार्टिकल्स है, समझना मेरी बात। तो एक पकड़ो पार्टिकल्स, मान लीजिए मैं पार्टिकल्स हूँ, मैं अपनी मतलब हम अपनी कुक है, तुम ही कुक है। मान लीजिए तुम अब मिलने जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, और तुम एक सरल रेखा में जा रहे हो, तुम एक पार्टिकल्स हो, तो तुम्हारा परिमाण भी वही है, दिशा तुम डायरेक्शन तुम्हारा बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में तुम डायरेक्शन में हो, जो तुम्हारा डायरेक्शन और परिमाण हो वो तुम्हारी कला कहलाएगी, अर्थात फेज के नाम से जानते हैं।
इसको हम लिख सकते हैं कि परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड एंड दिशा, बोले तो डायरेक्शन। यही तुम्हारा कला कह रहा है। किसका कला होगा? वस्तु का कला होगा। कहीं ज्यादा कला न करो, नहीं तेरे मार ना सभी कला कर। गाँव में तो क्या होता है, गाँव में तो सबसे ज्यादा जानते हो क्या होता है? ये कला, ये कला है भैया, कला दिखा रहे हैं। लड़का जो गुस्सा है, ज्यादा कला ना देखो, मरे लोग के सही कर देगा तुमका, कला दिखाओ तुमका है, कला दिखाइए, कला दिखाइए। तो एक चीज जानते हैं, कला सबको दिखानी चाहिए, लेकिन अपने माता पिता से कला नहीं दिखाना चाहिए। याद रखना, जिंदगी पर एक बार आप माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो वो मना कर देगी कि बेटा पैसे नहीं है, लेकिन बाप से आप कह के देखिए कि मेरे पास हमको ये सामान लेना है, तो खुद पे कपड़ा नहीं पहनेगा लेकिन तुमको पहनाएगा। याद रखना, वो चाहे उधारी ले, शायद दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन तुमको जरूर पहनाएगा कपड़ा। इसलिए कला नहीं दिखानी चाहिए माता पिता से। उनसे कला दिखा के जिंदगी को बढ़ नहीं सकते, उस बात की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो ये कला माता पिता से करते ना, उनसे बेवकूफ, उनसे चूतिया सा कोई नहीं, उनसे चूतिया कोई नहीं, ये चीज जान लेना। इसलिए कला, ये कला दूसरा है। गाँव में ज्यादा कला देखो, मरे जूतन के नहीं। गाँव आप तो बुढ़ो से इंग्लिश बोल रही हो, हाउ आर यू, अंग्रेज है क्या, अंग्रेजी पढ़ के आए, मर रहा है। ये सिस्टम है गाँव का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाँव का सिस्टम है। लेकिन यह धीरे धीरे सिस्टम चेंज होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ कला। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कला के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कला के नाम से जानते हैं। विस्थापन तो तुमको पता ही होगा, विस्थापन अभी आगे पढ़ाएंगे। कोणीय विस्थापन, कोणीय एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाएंगे, पर अभी नहीं पढ़ाएंगे। एंगुलर कोणीय विस्थापन जब पढ़ाएंगे ना, जब दूरी और विस्थापन पढ़ाएंगे और संवेग से मोमेंटम जब पढ़ाएंगे। देखो अभी वेलोसिटी भी पढ़ाना तुमको, अभी क्या क्या पढ़ाना, वेलोसिटी पढ़ाना है, उसी में पढ़ाना, मोमेंटम पढ़ाना है, उसी में पढ़ाना है। फिर उसी में तुमको पढ़ाना है डिस्प्लेसमेंट, जब तुमको पढ़ाएंगे हम डिस्प्लेसमेंट, तो उसी में पढ़ा देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी, उसी में पढ़ा देंगे एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे और उसी में पढ़ा देंगे एंगुलर वेलोसिटी, उसी में पढ़ा देंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सारे के 3 दिन तक हैं, तो अभी पढ़ाने से कोई मतलब हुआ, नो नीड, बिकॉज अभी मैंने ये नहीं पढ़ा हो, अभी इस चैप्टर को मैंने अध्ययन नहीं किया हो, तो समझ, आई डिडंट रीड दिस चैप्टर, तो इसलिए मैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ आगे छोड़ के, क्योंकि उस समय जब पढ़ाएंगे तो सही रहेगा, उस समय जब पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। इसके बाद आता है तुम्हारा न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो मेरी बातों की एक चीज समझ लेना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत विधिवत तरीके से इसको बताने जा रहा हूं। एक चीज समझना, न्यूटन साहब बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। देखो न्यूटन साहब ने नियम क्या दिए, नियम इसलिए दिए, देखो न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए गति के। न्यूटन साहब ने गति के कितने नियम दिए? इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 लॉज दिए, लॉस नहीं, 3 लॉज दिए, 3 लॉज दिए, 3 लॉ। अब जब इन्होंने 3 लॉज दिए तो कहने मतलब इन्होंने जब 3 नियम दिए, कितने नियम दिए? 3 नियम। मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को। 3 नियम हैं वो क्या क्या? अच्छा, इनको 3 नियम देने की आवश्यकता थी, क्यों थी? Why we have niयम्स for given 3 laws? तो जरूरत थी। इन्होंने एक चीज देखा कि कोई वस्तु एट रेस्ट के फॉर्म में है, कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही क्यों रहना चाहती है? Why do we want to live in a at rest form of at rest? वो at rest के फॉर्म में ही क्यों रहना चाहती है? और जब चलने लगती है तो ये क्यों महसूस करती है कि यार अभी रुक जाएं, थोड़ी दूर और चल के फिर रुकें, इन सारी चीजों के बारे में।
और फिर कोई वस्तु होता है कि जब हम किसी वस्तु को बल लगाते हैं तो अपनी ओर लगाने का प्रयास करता है, अर्थात वहां पर क्या बल होता है, वहां पर कौन सा नियम है। जैसे मान लीजिए ये पेन रखी है, तो ये पेन तब तक रखी रहेगी जब तक कोई बल नहीं लगाया जाए, तो ये अपने एटरेस्ट के फॉर्म में रहना चाहती है। इस वस्तु को देख करके, किसी निर्जीव वस्तु को देख करके उन्होंने ये बताया, तो उन्होंने इस पे एक नियम दिया। किसने नियम दिया? एक नियम दिया। मेरी बातों को समझ लो, एक नियम दिया। इन्हीं सबका तो झंझट है, तो पढ़ना किसको चाहता मन। उसके बाद उन्होंने देखा, सेकंड देखो, उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जब हम बस पे चढ़ते हैं तो हम गाड़ी चलती कभी आगे झुकते हैं, रुकती तो पीछे चले जाते, क्यों? उस पर इन्होंने सेकंड नियम दिया। सेकंड, मेरी बात को समझना, यहीं से नियम निकल रहे हैं। उसके बाद कहने का मतलब, हाँ, उसमें इन्होंने थर्ड नियम दिए, थर्ड लॉज दिए। सेकंड क्यों दिए? जब हम किसी चीज पर बल लगाते, छोटी होती थोड़ा बल लगता है, बड़ा होता तो बल कम लगता है, बड़ा होता तो हम थोड़ा कम दूर तक ले जाते हैं, छोटा होता तो ज्यादा दूर तक ले जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने नियम दिए, उस पर सेकंड लॉज दिए। कितने दिए? सेकंड लॉ दिए। अब जब देखा कि हम जब चलते हैं या हम जब हवा में दौड़ते होते हैं तो हवा हमारी पीछे लगती है, हम आगे में दौड़ते हैं, तो इन्होंने देखा कि यहां पर तो दूसरा फोर्स लग रहा है, अर्थात इन्होंने यहां पर थर्ड लॉ दी। यहां पर क्या दिए? थर्ड लॉ दिए। तो यहीं से इनके तीनों नियम निकल के आ रहे हैं, जिसमें एक का नाम था जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टिया। हाँ, इनर्टिया था, इनर्टिया ही था। हाँ, जड़त्व का नियम हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में इनर्टिया ही। हाँ, सेकंड हुआ F बराबर m में, और थर्ड जो हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी में तीनों क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। ये नियम है। बहुत लोगों से पूछो कि देखो ये तीनों नियम है, तीनों नियम यहीं से निकल गए। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा F बराबर m में, तीसरा तुम्हारा हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हमने एक बार एक स्टूडेंट से पूछा था, कि बेटा एक चीज बताओ। बोला हाँ सर। हमने कहा बेटा एक चीज बताओ। बोला हाँ। तो हमने कहा बताओ न्यूटन के तीनों लॉ के जितने एक्सप्लेनेशन है, हमको एक्सप्लेनेशन दे दीजिए बस। तो जानते हो क्या किया? वो v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इन तीनों को बटा डाला। अब हम सोचे हाँ है, हमने कहा यार ये तीन नियम एक बार सोचो। बोला आपको खुद नहीं आ रहा, यही तीन नियम है। तो हमने उसको प्रेम से समझाया, हमने कहा ये तीन नियम नहीं, ये तीन इक्वेशन है, ये समीकरण है। और ये तीन नियम जो है, जड़त्व का नियम और इसका, वो तभी मानने के लिए तैयार है। उसके बाद बुक जब लाया खोला तो उसको पता चला हाँ ये तीन नियम है। तो कहने का मतलब 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो समीकरण अलग है, नियम अलग है। तो नियम को याद रखो। कल हम जो पढ़ेंगे जड़त्व का नियम, न्यूटन के लॉ पे चलेंगे, जिसमें जड़त्व का नियम तीनों पढ़ेंगे और विधिवत अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ अध्ययन करेंगे। इसमें समीकरण भी पढ़ते चले जाएंगे, समीकरण पढ़ लेंगे कल। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फिर व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करते करते फोर्स पे चलेंगे। जब फोर्स पे चलेंगे तब मजा आएगी। फोर्स पे जब अभी जड़त्व आघूर्ण है, वही मोमेंट ऑफ इनर्टिया, ये सारी चीजें हैं। वही जब सीमांत लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, उसके बाद जब ये सब चीजें पढ़ेंगे तो मजा आएगा, इन सब चीजों में मजा आएगा। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर पे चलेंगे धीरे धीरे। तो यही सब चीजें हैं। इन सब चीजों के लिए अलविदा चाहते। कैसे लगी वीडियो आप जरूर एक बार कमेंट में जरूर बताना, कैसे लगा मेरा प्रयास जरूर बताना, क्योंकि वो लाइक जरूर दे देना, क्योंकि मेहनत से पढ़ाई में कोई लाइक नहीं देता तो मन टूट जाता है। एक बार लाइक जरूर देना, भले सब्सक्राइब न करो, लाइक जरूर करना और पढ़ते रहना। अखंड भारत जो बनाने का शौक है उस पर करते रहना। सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है पॉलिटिकल पे कभी ध्यान मत देना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अलविदा चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।